नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर अब तक हमने डेप्रिसिएशन, बैड डेट और आउटस्टैंडिंग बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को एडवांस पेमेंट भी बोल सकते हैं। एडवांस पेमेंट यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि पेमेंट मेड बिफोर इंकरिंग एक्सपेंस। पेमेंट मेड बिफोर इंकरिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा होने से पहले पेमेंट कर दिया। खर्चा होने से पहले भुगतान कर दिया। ऐसा अक्सर होता है कि एडवांस सैलरी देनी पड़ती है, एडवांस रेंट भी देना पड़ता है, एडवांस टैक्स देना पड़ता है, एडवांस सप्लायर को पेमेंट करता है। कई बार ऐसा होता है बिजनेस में कि सिर्फ ड्यू नहीं होता, आउटस्टैंडिंग नहीं होता, कई बार हमें खुद एडवांस देना भी पड़ता है। तो जब एडवांस आप पेमेंट करेंगे तो वो एक्सपेंस नहीं होगा। तो जो एडवांस पेमेंट होगा आपका, जब तक वो एक्सपेंस ना हो जाए तब तक आपके लिए वो करेंट असेट्स रहेगा। यानी प्रीपेड एक्सपेंस किस कैटेगरी में आएगा? करेंट असेट्स की कैटेगरी में आएगा। मतलब अगर बैलेंस शीट में दिखाना होगा तो असेट साइड दिखाना पड़ेगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को दिखाना होगा तो लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा। एडवांस रेंट पेड ऑफ ₹15,000। 15,000 रुपये आपने एडवांस रेंट दिया, तो जब एडवांस रेंट होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रीपेड। तो प्रीपेड के आगे क्या जोड़ देंगे? एक्सपेंस का नाम। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि पेमेंट तो हो गया है यहाँ पे। बीइंग एडवांस रेंट पेड। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। एडवांस सैलरी पेड ऑफ ₹20,000। इसकी क्या एंट्री होगी? एडवांस सैलरी पेड, हाँ, प्रीपेड सैलरी डेबिट टू, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग तो कैश या बैंक ही हो सकता है, तो कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं। तो कैश। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग या एडवांस सैलरी पेड। फिर इसे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो कैसे दिखाना रहेगा? देखिए, ईयर एंड एडजस्टमेंट के बाद आपको जो सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो बताते हैं। पहले आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर पार्टिकुलर लिख दिया, फिर यहाँ पर अमाउंट, फिर इसको रिपीट कर देंगे, पार्टिकुलर फिर अमाउंट। ये क्रेडिट साइड होता है और लेफ्ट साइड, हाँ, इधर सारे एक्सपेंस दिखाए जाते हैं। किस साइड?
डेबिट साइड में, और इस साइड सारी इनकम दिखाई जाती है। इनकम किस साइड? क्योंकि रूल भी कहता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो इनकम क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है और एक्सपेंस डेबिट साइड। सपोज आपकी कंपनी में जो सैलरी दी जाती है वो 10,000 रुपये पर मंथ दी जाती है, और आपके यहाँ एम्प्लॉई हैं 2। और सैलरी हमेशा अगले महीने की 2 तारीख को दी जाती है, तो आप 11 महीने की सैलरी तो दे देंगे। यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी, 10,000 के हिसाब से 2 लोगों का कितना हो जाएगा, और 11 महीने का आप पे कर देंगे 2 लाख, तो आप सैलरी में दिखाएंगे 2,20,000। लेकिन 1 महीने की और सैलरी जो मार्च की है वो मार्च में तो नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? अप्रैल की 2 तारीख को, क्योंकि कंपनी का रूल क्या है, सैलरी हम अगले महीने की, तो मार्च की सैलरी मार्च में नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? लेकिन अकाउंट तो क्लोज हो जाता है मार्च में, तो उस मार्च की सैलरी अप्रैल में मिलेगी, लेकिन खर्चा मार्च में हो चुका है, तो उसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 20,000। एक का 10,000 है तो 2 का, यानी कंपनी का टोटल सैलरी में खर्च कितना होगा, एक्चुअल में पेड कितना हुआ है, और 20,000 और खर्च हुआ है, बट वो पेड उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे जो पेड नहीं हुआ है। तो आप यहाँ बैलेंस शीट बना लीजिए। पहला जो कॉलम होगा वो लायबिलिटी का, दूसरे वाले कॉलम में असेट्स। तो ये जो सैलरी नहीं दी गई है, देना बाकी है, तो असेट्स है कि लायबिलिटी? तो लायबिलिटी साइड में आपको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, जितना बकाया है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। यानी आप एंट्री भी करेंगे सैलरी का, और वो जो 20,000 है इस साल की अकाउंटिंग में उसे ऐड करके दिखाएंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंस हैं वो रिकॉर्ड होने चाहिए, चाहे वो पेड हो या ना हो। तो सैलरी पूरे 1 साल की दिखाई जाएगी, क्योंकि 1 साल की अकाउंटिंग होती है। उसमें से 11 महीने की सैलरी पेड हो चुकी है, 12वें महीने की भी पेड होगी, बट अभी नहीं होगी इस साल में, अप्रैल की 2 को, तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, इसलिए उसे इसी साल की अकाउंटिंग में ऐड करके दिखाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा खर्चा आपका? हुआ है एक्चुअल में 2,20 का, लेकिन माना जाएगा कि खर्चा हुआ है, और ऐसे कहा जाएगा कि 2,20 दे दिया गया है और 20 अभी। तो बैलेंस शीट जब बनाया जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वो 20 बताइए कि जो बाकी है, ताकि यहाँ से पता चल सके कि आपने अपनी लायबिलिटी को क्लियर किया या नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर का जब बैलेंस शीट देखेंगे तो ये 20,000 वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि अप्रैल में क्या होगा, ये पेड हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो जो हम आपको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बता रहे हैं उनको पीएल और बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। अब आ जाते हैं रेंट पे। तो हर महीने आप रेंट देते हैं, सपोज 15,000 या 10,000, 15,000 ले लेते हैं, तो 15,000 के हिसाब से एक साल का कितना रेंट होगा, 1,80,000 होगा। लेकिन आपने रेंट दिया है 13 महीने का, क्योंकि 1 महीने का क्या दिया है, एडवांस। 1 साल का तो दिया ही है एडवांस,
तो यहाँ पे 15 और जोड़ देते हैं, कितना हो गया? तो आप यहाँ दिखाएंगे 1,95,000, बट 1,95,000 इस साल का नहीं है। एक महीना ऐसा भी रेंट है इसमें अगले साल का है, तो उसे माइनस करेंगे, उसे लिखेंगे प्रीपेड रेंट। कितना? अब ये हो जाएगा 1,00,000। हाँ, अरे हम लोग का जो रिचार्ज है वो प्रीपेड ही ना है। पहले क्या करते हैं, रिचार्ज, अब फिर बात करते हैं। तो पहले एडवांस ही हम लोग भी करते हैं, प्रीपेड यही है। तो यहाँ पर हमने प्रीपेड कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का अकाउंट्स होता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप 13 महीने का रेंट नहीं दिखा सकते। तो पेड किया 1,95, लेकिन 12 महीना ही इस साल से रिलेट करता है, एक महीना अगले साल से रिलेट करता है, तो उसे क्या करेंगे? वो पैसा आपके पास रहेगा क्योंकि आप दे चुके हैं, तो उससे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड। कितना? 15। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? और प्रीपेड एक्सपेंस को, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पीएल में क्या करते हैं? संबंधित खाते में ऐड कर देते हैं, रिलेवेंट अकाउंट्स में ऐड कर देते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस को रिलेवेंट अकाउंट में से माइनस कर। ये नोट कर लीजिए, बंद कर।